हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है जूलॉजी का, वैसे चैप्टर 2 है, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये जूलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है और ये उसका लेक्चर 1 है। सब्जेक्ट हमारा है जूलॉजी, क्लास 12th। This lecture is beneficial for CUT and NEET and all the boards exams of class 12th। हर एक सिलेबस का देखो, हमने नाम लिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन हम सब जानते हैं, आदमी, मनुष्य, हमारी बात हो रही है, लेकिन जो वर्ड लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब है बच्चे पैदा करना, प्रोड्यूस करना, अपने जैसे बच्चे पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हम आगे अपने बच्चों को पैदा करेंगे, वो आगे जाकर अपने बच्चों को पैदा करेंगे। ये सब क्या है? दीज आर दी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ वाइटल प्रोसेस। वाइटल प्रोसेस का मतलब क्या है? ये एक ज़रूरी प्रोसेस है। अगर ये नहीं होगी तो आगे मनुष्य की तो प्रजाति खत्म हो जाएगी। अगर मनुष्य ने ठाना कि हम बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, आगे उनकी जनरेशन कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगी। तो इट इज़ अ वेरी वाइटल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित मनुष्य है, जीवित कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब क्या है? बच्चे। ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सिमिलर तो रिप्रोडक्शन इज अ वाइटल प्रोसेस, एक जरूरी प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बच्चे पैदा करते हैं अपने जैसे। जो ह्यूमंस है वो ह्यूमंस पैदा करेंगे, कैट बिल्ली पैदा करेंगे, कुत्ते पैदा करेंगे, हाथी पैदा करेंगे। क्या कभी सुना है एक इंसान घर में बिल्ली पैदा हुई है? एक बिल्ली ने कुत्ते को जन्म दे दिया, कुत्ते ने एक बिल्ली को जन्म दे दिया, शेर ने हाथी को जन्म दिया, हाथी ने चींटी को जन्म दिया? नहीं। जैसा वो है वो अपने जैसे बच्चे ही पैदा करता है। एक मेंढक को ही पैदा करेगा, एक सांप को ही पैदा करेगा, एक इंसान को ही पैदा करेगा, इंसान को इंसानी बच्चा ही होगा, कुछ और नहीं होगा। लेकिन रिप्रोडक्शन हो तो रही है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस? रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है? हम क्यों रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? क्यों इतनी मेहनत करते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, 9 महीने पेट में रखते हैं, उसको पैदा करते हैं, फिर उसको नरिश करते हैं। व्हाट इज़ इट्स स्पेसिफिकेशन? सो इट इंश्योर्स the survival and continuity of a species। continuity of species इसका मतलब क्या है? ये हमारे सर्वाइवल के लिए, अगर मनुष्य पैदा नहीं करेंगे तो उसकी प्रजाति हमें मार डालेंगी, हमारा सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा, हमारी स्पीसीज आगे कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगी। यहाँ तक बात खत्म हो जाती है रिप्रोडक्शन की। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, लाइफ स्पैन क्या होता है? क्या लाइफ स्पैन? हम सब जानते हैं जो हमारा लाइफ स्पैन है वो 60 to 70 ईयर्स के बीच में होता है। तो लाइफ स्पैन क्या है? जितने दिन तक हम जीवित रहे, हमने कितना टाइम पीरियड अपना इस धरती पर बिताया है, तो लाइफ स्पैन को हम बोल सकते हैं द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ, पैदा होने से डेथ तक, अप टू दी नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब क्या है? कि जब हमारी डेथ सच में आई है, एक्सीडेंट होकर मरे हैं, वो हम अपना लाइफ स्पैन नहीं बोल सकते। बच्चा पैदा हुआ, जवानी में आया, बुढ़ापे में आया, उसके बाद मरा, कितने साल तक वो जीवित रहा, उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। हर एक के पास जो है अपना एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है।
ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज फिक्स्ड या लिमिटेड, फिक्स्ड टाइम एक तो नहीं बोल सकते, लिमिटेड वर्ड सही रहेगा, लाइफ स्पैन। इसका मतलब क्या है, देखो आप पैदा हुए, आप मरोगे, अपना जीवन पूरा करने के बाद आप मरोगे। आपने कभी नहीं सुना 1000 साल का आदमी हो गया, 5000 साल का हो गया, नहीं, वो मरता रहता है। उसकी लिमिटेड लाइफ स्पैन है, फिक्स्ड है कि वो मतलब अगर मान लो ह्यूमंस की अप्रोक्स 80 है, तो 80 90 तक जी जाएगा, 100 तक जी जाएगा, लेकिन लिमिटेड है ना, एक लिमिट है, उसके बाद उसको मरना ही होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट वर्ड क्यों लिखा है, एक्सेप्ट, यहाँ पे आता है एक्सेप्शन, एक्सेप्ट यूनिसेक्सुअल, सॉरी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर इसमें एक्सेप्शन कैसे है, देखो हम बात करते हैं अमीबा की, किसकी, अमीबा की। ये एक अमीबा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना साइज ग्रो करता है और ये बाइनरी फ्यूजन करता है और 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे जाके ये 2 में हुए और ये 2 में हुए, ये 2 में हुए, ये 2 में हुए। हमारे पास जो है, हमारे पास 4 अमीबा हो गए। कितने अमीबा, 4। लेकिन जो ये है ना, तो ये मरा ना ही ये जीवित है। आगे इसने दो में कन्वर्ट हो गया, फिर ये 2 जो है आगे 2 में कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये मरा तो नहीं। तो इसका क्या है, इसके पास तो अनलिमिटेड लाइफ हो गई। इसका जो अनलिमिटेड लाइफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन इसका जो लाइफ स्पैन है वो फिक्स्ड नहीं है, हैव्स नो फिक्स्ड लाइफ स्पैन। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी नेचुरल डेथ नहीं है, देयर इज नो नेचुरल डेथ। यहाँ पर कोई भी नेचुरल डेथ नहीं है, वो नेचुरली कभी मरेगा ही नहीं। लाइफ स्पैन का ही टॉपिक है आगे, फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। हम बच्चे पैदा होते हैं, जवान होते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और अपना जीवन ख़त्म हो जाता है। हम अलग अलग फेजेस में अपनी लाइफ जीते हैं। सबसे पहले जब हम बच्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल। क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। ये कौन सा फेज है, जब हम पैदा होते हैं, अकर्स आफ्टर दी बर्थ। जो पैदा होने के बाद हमारा फेज स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। इसमें क्या क्या होता है, जुवेनाइल फेज में हमारी ग्रोथ होगी, क्या होगी, हमारी ग्रोथ होगी, हमारा डेवलपमेंट होगा, किसका, ऑर्गन्स का, एंड जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमें बच्चा भी तो पैदा करना प्यूबर्टी के बाद, एंड दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे ऑर्गन का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा इस समय। फिर हम आ जाएंगे, हम प्यूबर्टी आ गई, हम बड़े हो गए और हम जब बच्चा पैदा करने के लिए योग्य है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं, व्हेन वी गिव बर्थ। ये कब होता है, आफ्टर दी प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है, हमारे अंदर चेंजेस आती है, उसके बाद ही ये हो पाता है। फिर जवानी चली गई, बच्चे पैदा कर लिए, अब क्या आता है, हम बूढ़े होना स्टार्ट होते हैं, हम एजिंग, हमारी एज बढ़ती है, हम बूढ़े होना स्टार्ट करते हैं और फिर लास्ट में आता है डेथ, हम मर जाते हैं। लाइफ स्पैन के बारे में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये तो है लाइफ स्पैन का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
घिसे पिटे पॉइंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो मैं नहीं लिखवाऊंगा। दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है एसेक्सुअल, एक होती है सेक्सुअल। यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। बाय पेरेंटल है, गैमिट्स बनते हैं, फ्यूजन होता है, ये सब। तो यूनिपेरेंटल है, कोई सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होता, कोई गैमेट नहीं बनता, नो गैमिट। क्लोन्स पैदा होते हैं, क्लोन्स का मतलब क्या है, सेम, एग्जैक्ट माँ बाप के सेम। को नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं आता, नो वेरिएशन। ये सब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल, 9th-10th क्लास में हमने n नंबर ऑफ टाइम्स को पढ़ा है। सेक्सुअल मेनली बाय पेरेंटल होती है, लेकिन यूनिपेरेंटल भी हो सकती है, मे बी यूनिपेरेंटल। मतलब क्या है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं जो बायसेक्सुअल होते हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल एक ही अंदर होता है, तो एक ही नहीं तो इन्वॉल्व किया, लेकिन मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन तो इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट बनते हैं। और फिर यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलती है कि म्यूसिस होता है। दीज ऑल आर पॉइंट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, और क्लास 11th में ही हम पढ़ेंगे। 11th के टॉपिक बार बार 12th में लिखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोथियाँ ही बढ़ेगी, आपके पेजेस ही खराब होंगे। आपने 11th में पढ़ा है और नोट्स में भी लिख लिया, अगर हम भी लिखवाएंगे आपको जब 11th के टॉपिक पढ़ाएंगे। देखो, चैप्टर का नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हेडिंग पर डालो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम ह्यूमंस के बारे में ही पॉइंट लिखेंगे। किसके बारे में, ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली, सेक्स करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, विविपेरस। दो टर्म आती है हमारे पास, अब लिखवाऊंगा। ह्यूमंस सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, विविपेरस है। हमारे पास दो टर्म आती है, ओविपेरस और विविपेरस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फर्टिलाइजेशन उनके अंदर होती है, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइज होने के बाद वो अंडा देते हैं, गिव एग। जैसे अंडी, अंडी नहीं, मुर्गी, मुर्गी अंडा देती है मुर्गी अंडा देती है, तो गिव एग। उसके अंदर फिर बाद फर्टिलाइजेशन पहले हो चुका है, बच्चा पैदा आके बनता है, लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट यंग वन। कभी सुना है इंसान ने अंडा दिया, नहीं दिया, वो बच्चा पैदा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विविपेरस। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब बच्चा पैदा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व। ह्यूमंस के ही केस में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला, हम बड़े हुए, प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आने के बाद हमारे अंदर गैमीट्स बनना स्टार्ट हुए। तो पहली प्रोसेस जो है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले क्या होगा, गैमेट्स बनेंगी। गैमेट्स, मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म, जो हम मास्टरबेशन के दौरान निकालते हैं, वो सीमन होता है। सीमन के अंदर स्पर्म्स होते हैं, और ये होता है ओवम, या फिर हम एग भी बोल सकते हैं। अब गैमेट्स बने हैं, देखो हमारे अंदर जो मेल है वो अलग होता है, और जो फीमेल है, फीमेल सुंदर सी बड़े बड़े बालों वाली, वो अलग होती है। इसके अंदर बना, ये मेल है हमारा और ये फीमेल है। इसके अंदर बना एग, छोड़ो एग कहाँ बनेगा आदमी में, इसके अंदर बने स्पर्म, ये फीमेल थी, इसके अंदर बना एग, ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। अब बात क्या है, अंडा ऐसा है और ये
कुछ ऐसा होता है, ठीक है। स्पर्म मूव करता है, मोटिलिटी होती है इसके पास। तो देखो ये अलग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और ये अलग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा और बच्चा पैदा होगा। तो हमें जो मेल का जो स्पर्म है ये फीमेल के अंदर यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। यहाँ पर पेनिस होता है, पेनिस को अंदर घुसाते हैं वेजाइना में, और फिर जो ये हमारा स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है ताकि वो एग से मीटअप होकर फ्यूज कर सके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन में क्या हुआ, स्पर्म बने हैं मेल के अंदर, लेकिन उस स्पर्म को जो मेल के अंदर बने हैं उसको हमने फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया, इंसेमिनेट कर दिया। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट, किसके अंदर? मेल के अंदर तो डालेगा नहीं, फीमेल के अंदर ऑफ फीमेल। अब देखो फीमेल के पास अब स्पर्म भी पहुंच गया, ओवम पहले से था ही, अब दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? जो मेल का स्पर्म है और जो ओवम है ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? फ्यूज। और इस फ्यूजन को, फ्यूज क्या होता है? आपस में मिलना। क्या होता है? आपस में मिलना। और इस फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज हो गए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लिखो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स leading to the formation of zygote। अब देखो, अब मेल का स्पर्म और ओवम जब आपस में फ्यूज करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो देखो म्योसिस से बना है, तो ये भी एन है, ये भी एन है। अब दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2n, और इसको हम बोलते हैं जाइगोट। सिंगल सेल्ड है, जाइगोट है। तो जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होती है। क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होगा? अब जो जाइगोट बना है ये जाके माँ की कोख पे चिपकेगा, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? देखो हमने माँ की कोख पढ़े ना, ऐसे इन्वर्टेड ऐसे ऐसे इसको ऐसे होती है ना, देखो। और फिर यहाँ पे एंडोमेट्रियम होती है ऐसे, और यहाँ पर जाइगोट है, यहाँ पर चिपकता है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। बट डायग्राम होती है, मत लिखना से जो स्टेटमेंट है वो लिखना है। तो इम्प्लांटेशन क्या होती है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है? जब ये जाइगोट बना है इसके अंदर जो है नॉर्मली माइटोसिस जैसे चलती है, फिर जैसे सिंगल सेल का बनाइए, अब इसके अंदर माइटोसिस हुआ, 2 सेल बन गई, फिर 4 सेल बन गई, फिर ये 8 सेल बन गई, ऐसे 16 सेल बन गई। इन्हीं स्टेजेस के हमने अलग अलग नाम दिए हैं, जिसमें से एक होता है ब्लास्टोसिस्ट। और जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है वो ही चिपकती है एंडोमेट्रियम के ऊपर। Blastocyst and its attachment to the uterine wall। और कौन सी वॉल? इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम। क्या होती है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब ये बेसिक्स है चैप्टर की, जिसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो चिपक गया जाइगोट, जो ब्लास्टोसिस्ट था वो माँ की कोख पे वोम पे जाकर चिपक गया, एंडोमेट्रियम में चिपक गया। चिपकने के बाद अब माँ उसको 9 महीने 7 दिन अपने पेट में रखेंगी, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन।
गैस नहीं बनी है, बच्चा बना है पेट में, वो चिपक गया है। गेस्टेशन क्या है? 9 महीने 7 दिन जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है एक फीमेल बॉडी के अंदर, एक फीमेल वोम के अंदर, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। अब 9 महीने 7 दिन हो गए, बच्चा बनकर तैयार हो गया। अब बच्चा कहता है मुझे इस दुनिया में आना है, मुझे भी नीट की तैयारी करनी है, मुझे भी बोर्ड में 97% ला के टॉप करना है, तो मैं इस दुनिया में आ रहा हूँ। तो वो क्या होता है? बच्चा बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी, और प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन, कि जो बेबी है वो बाहर निकल चुका है। बेबी जो है फीमेल बॉडी से क्या है? बाहर निकल चुका है। इसको हमने क्या बोला? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोला गाइस? पार्चुरेशन। अब देखो, गेस्टेशन पीरियड जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है। गेस्टेशन पीरियड ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है, हमारे अंदर अलग है, किसी और के अंदर अलग होगा। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, बेसिकली चैप्टर में ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो जो गेस्टेशन पीरियड है वो हमारे अंदर ऑलमोस्ट 9 महीने का होता है। माँ कहती है ना, मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, वो बात गलत है। पेट में नहीं, कोख में रखा है। 9 महीने 7 दिन, ऑन एन एवरेज हम 9 महीने लेते हैं, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बताएं तो 9 महीने 7 दिन माँ बच्चे को पेट में रखती है। यहाँ तक बात होती खत्म। बेसिक्स हमने पढ़ ली। अब एक बात आती है कि हमारे अंदर ऐसा क्या है कि हम बच्चे पैदा कर पाते हैं। कौन सी ऑर्गन्स है जो बच्चे पैदा करने में हेल्पफुल होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उनको हम बोलते क्या है? हम बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। बच्चे पैदा करने के लिए जो सी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है, जिनकी हमें आवश्यकता है, उनको हम बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स के भी हमारे पास 2 टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, तो जिनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, प्रोड्यूस गैमेट्स। जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ हॉर्मोन्स, जो सेक्स हॉर्मोन्स हैं हमारे, उनको प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एग्जाम्पल जैसे हमारे अंदर 2 बोलें लटक रही होती है पाउच में बॉडी से बाहर, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल के अंदर होती है ओवरीज। सेकेंडरी क्या है? जो ना तो गैमेट्स प्रोड्यूस करती, ना हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती, लेकिन उसके कुछ काम है, वो ट्रांसपोर्ट करेगी गैमेट्स को, जो मतलब प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होती है। साइट प्रोवाइड करेगी फर्टिलाइजेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, गैमेट्स को ट्रांसफ़र करेगी, उन सबको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो लिख देते हैं सपोर्ट रिप्रोडक्शन। कैसे सपोर्ट करती हैं? अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती हैं। पहला है ट्रांसफ़र करेगी गैमेट को, ट्रांसफ़र भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं, स्टोर दी गैमेट। दूसरा, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी उस साइट को प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। जहाँ पर जो हमारा अंडा है और जो ह्यूमन के मेल के स्पर्म है, जहाँ पर वो मीट करेंगे, उस जगह को भी क्या बोलती है? जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, वो भी क्या है? वो भी हेल्पफुल कर रही है, वो भी वहाँ पर उसकी मदद कर रही है। प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, वो कहीं चिपकेगा, जिसको हमने पढ़ा था इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए भी हमारे पास जगह होनी चाहिए, तो वो भी क्या है? जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है वो ही वो जगह प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोवाइड साइट फॉर इम्प्लांटेशन। अगर सेकेंडरी की बात अगर हम मेल के अंदर करें,
तो इन द केस ऑफ मेल वी हैव वास्ट डिफरेंस, we have epididymis, we have seminal vesicles, वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें, इन केस ऑफ फीमेल वी हैव सम ऑर्गन्स दैट आर यूट्रस, fallopian tube and vagina. इस चैप्टर में हमें इन ऑर्गन्स के बारे में, प्राइमरी के बारे में, सेकेंडरी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ तक हमारा बेसिक चैप्टर के बारे में कंप्लीट हो चुका है और स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पहला मेन पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स कंटिन्यू। तो देखो, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, जहाँ पर हमारी चेस्ट है, जहाँ पर हमारे लंग्स प्रेजेंट है, दिल है, डायाफ्राम है, डायाफ्राम से ऊपर, इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। यहाँ पर थोरैसिक वर्टिब्रे भी है, या फिर हम थोरैसिक रीजन बोल सकते हैं। पेट के रीजन को बिलो द डायाफ्राम, जहाँ पर स्टमक है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, लीवर है, इस एरिया को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल रीजन। उसके नीचे जहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है, उसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। जो हमारा पेल्विक रीजन है, ये वहाँ पर जो है लोकेटेड होता है। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कहा कुछ होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करेंगे गैमेट को और दी मेल सेक्स हॉर्मोन्स को। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आती है टेस्टिस। टेस्टिस में क्या है? एक पेयर है, वन पेयर। इसका काम क्या है? प्रोड्यूस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्पर्म्स बनाते हैं। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है, हमने पढ़ा है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक कैटेगरी है जिसके अंदर जो मेनली है टेस्टोस्टेरोन, क्या? मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आता है। अब टेस्टोस्टेरोन के काम क्या है? जो हमारे एक्सिलरी हेयर्स आते हैं, बियर्ड आती है, मेल लिबिडो है, ये सब क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करते हैं और ये स्पर्म बनने में भी हेल्पफुल होते हैं। जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, स्पर्म फॉर्मेशन में भी कमी हो जाती है। ये तो आती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात। अब सेकेंडरी में हेडिंग डालो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। उसमें पहली कैटेगरी है मेल एक्सेसरी डक्ट्स। क्या है? मेल एक्सेसरी डक्ट्स। मेल एक्सेसरी डक्ट्स का मतलब क्या है? टेस्टिस के अंदर तो स्पर्म्स बन गई, अब उन स्पर्म्स को हमें टेस्टिस में से बॉडी के बाहर निकालना है। तो जोन सी डक्ट्स हमारे हेल्प में आती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। इसके अंदर आती है रेटे टेस्टिस। सिर्फ नाम याद रखो, क्या होती है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। रेटे टेस्टिस, वासा, इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस। आपको 3D तक याद करवाएंगे हम, अच्छी इमेज के साथ, बिल्कुल अच्छी। वास डिफरेंस, नाम याद रखो, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसी में आते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब इनका मतलब क्या है, अब हम समझाते हैं।
सभी ने कभी ना कभी तो मास्टरबेशन किया होगा, सब ने अपना सीमन देख लिया होगा। जो इस लेक्चर को देख रहा है, मुझे पता है आपकी एज हो चुकी है। तो जो आपका बाहर वाइट वाइट निकलता है उसको हम बोलते हैं सीमेन। हाँ, जब भी हम इजैकुलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीमन। सीमन के अंदर होते हैं स्पर्म, और स्पर्म के साथ होता है स्माइनल प्लाज्मा। जो आपको वाइट दिखता है ना, वो स्माइनल प्लाज्मा है। इस स्माइनल प्लाज्मा के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। लेकिन टेस्टिस ने तो सिर्फ स्पर्म बनाए, ये सेमिनल प्लाज्मा कहाँ से आए? तो हमारे पास जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ऐसा कुछ सिक्रीट करते हैं जो कि इस सेमिनल प्लाज्मा को बनाता है, जो वाइटरी फ्लूइड है। मोस्टली उसमें होता है, कुछ ही % उसमें स्पर्म होते हैं। तो उसके अंदर आते हैं स्माइनल वेसिकल, क्या है? स्माइनल वेसिकल, सिंपल ऐसा है। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एक सिंगल ग्लैंड है, इसमें बहुत कैंसर होता है, मेनली आपने सुना होगा रील्स वगैरह में आता है प्रोस्टेट कैंसर। एंड बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इन सब के बारे में हम डीप में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में तो आपको मैं रोमांचक बात ही बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी में ही आती है वो जो हमें बाहर से दिखती है, आप सबने देख रखा है, बहुत यूज़ करते हो आप उनका। बाहर से एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमें बाहर से दिखता है। तो बाहर से आपको क्या दिखता है? बाहर से आपको दिखता है पेनिस, जो इलोंगेट होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल अराउज, इलोंगेट ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउज। इलोंगेट बोल सकते हैं, इरेक्ट बोल सकते हैं, सीधा हो जाता, खड़ा हो जाता, वो सब हम बोल सकते हैं। और नीचे आपको थैला दिखता है जिसके अंदर हमारे पास 2 गोलियां है, टेस्टिस प्रेजेंट है, तो उसको हमने बोला स्क्रोटम। ये हमें बाहर से दिखाई देता है। अब आपको डायग्राम के साथ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो डायग्राम लेके आते हैं, 2 मिनट रुको, एनसीईआरटी के डायग्राम से हम पढ़ेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, लोड कर रहा हूँ मैं। ये आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, उसके बाद आपको डिटेल में 3D में भी दिखाएंगे। देखो, ये होते हैं टेस्टिस। क्या होते हैं टेस्टिस? 1 मिनट रुको, इसमें वो लेके आना पड़ेगा, वेट मिनट। तो देखो, ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारा टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर हमारे स्पम्स बने, क्या बने? स्पम्स बने। तो स्पम्स बने तो स्पम्स से बाहर निकलेंगे, तो जो बाहर निकलेंगे जो पहला स्ट्रक्चर आता है उसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। पूरा भुना हुआ जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से जो अब स्पम्स है वो और बाहर जाएंगे। फिर आती है हमारी वासाइफ्रेंसिया। वासाइफ्रेंसिया इन स्पम्स को एपेडिडाइमिस के पास पहुँचाएंगी। एपेडिडाइमिस यहाँ पर ख़त्म हुआ और अब स्पम बाहर जा रहे हैं इस पाइप के थ्रू। जो इस पाइप के थ्रू जा रहे हैं, इस पाइप को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। अब देखो, ये आ गया हमारा यूरेटर, ये आ गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आया, ये आया। 2 टेस्टिस है तो एक इस टेस्टिस से भी आया। हमने पढ़ा मेल एक्सेसरी ग्लैंड, जिसमें मैंने पहला ही नाम आपको बताया था सेमाइनल वेसिकल का। तो ये रे सेमाइनल वेसिकल, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो जो भी इसको सिक्रीट करना है ये सिक्रीट कर देता है और स्पर्म के साथ ये अब यूरेथ्रा के अंदर आ जाते हैं। फिर नीचे होता है एक सिंगुलर ट्रायंगल के शेप जैसा, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अब अपना सिक्रीशन डाल देता है। फिर हमारे पास 2 छोटे छोटे यूरेथ्रा के साइड में, लेटरल साइड पे बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड होते हैं, वो भी अपना सिक्रीशन बाहर निकाल देते हैं। फिर आता है हमारे पास यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा के थ्रू पंप्स भी बाहर निकलते हैं, यूरिन भी बाहर निकलता है। जो ये पाइप होती है उस पाइप को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। और जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ढाला जाता है, जो हमें बाहर से दिखता है, उसको हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। अब देखो पेनिस का स्ट्रक्चर देखो और पेनिस के बारे में चीज़ें देखो। ये पूरा क्या है? ये पूरा हमारे पास पेनिस है। पेनिस के अंदर कुछ ऐसी मसल्स होती है जिनके अंदर ब्लड भर के वो इलोंगेट होता है, वो खड़ा हो जाता है, वो इरेक्ट होता है, अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, विड्थ भी बढ़ती है और हार्डनेस भी बढ़ती है। इसके अंदर बोन नहीं होती, मसल्स का खेल है। मसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसका खेल है। उसकी वजह से ये हड्डियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिखता है, लेकिन उसके अंदर हड्डियाँ नहीं होती। अब बाहर से जो उभरा हुआ साइनेसा पार्ट आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पिंक स्लिप टोपा है, तो इस टोपे को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है, जो रिट्रैक्टाइल होती है, या फिर अगर हम बोल लें इसको जब हम पीछे खींचें तो ये पीछे चली जाती है। इस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। ये पीछे क्यों जाती है? ताकि हम अपने पेनिस को अंदर से क्लीन कर सके, इसलिए स्किन पीछे चली जाती है और इस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। आई होप आपको ये बाहर से जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है वो समझ में आ गया होगा। आपको कुछ और स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जस्ट वेट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने डायग्राम से दिखा, 3D इतना अच्छा नहीं मिला मुझे, मैंने ढूंढा, तो आप इससे ही काम चला लो एनसीईआरटी वाले डायग्राम से, और 1 बाय 1 डीप में हम पढ़ेंगे। तो एडिंग डालो। बात हम समझ चुके हैं, जो समझाने के साथ मैं समझाऊंगा और आपको नोट डाउन करनी है। पहला हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालो, टेस्टिस। तो पहला ही पॉइंट क्या है, जो हम सब जानते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आए, क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब सारा का सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा पेल्विक रीजन में है, लेकिन जो हमारा टेस्टिस है वो एक थैले जैसे स्ट्रक्चर में स्क्रोटम के अंदर बॉडी से बाहर प्रेजेंट है, आपको दिखता है। तो वो ऐसा क्यों है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट आउटसाइड दी, पेट से बाहर है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच के अंदर, विद इन ए पाउच नोन एज स्क्रोटम। जो पाउच है, थैले जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलना स्क्रोटम। लेकिन वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट क्यों है? हम उसको बॉडी के अंदर भी तो बाहर रख सकते थे। बाहर तो थोड़ा अनसेफ है, टच लग गया, कुछ लग गया, चोट लग गई, लेने देने पड़ जाएंगे, बहुत दर्द होता है। लेकिन वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? वाई इट इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड दी बॉडी, वाई इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड दी बॉडी? इसका रीज़न लिखो। क्या रीज़न है? इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे मैं आपको फैक्टर बताऊंगा किस लिए। ये स्पर्म को बनाने के लिए ज़रूरी है। स्पर्म की फॉर्मेशन कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्म बनाने के लिए ज़रूरी है। क्यों? देखो, जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी भी गर्म होती है। हाँ, वो बात अलग है, हम वार्म ब्लडेड है, हमारा जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो बॉडी है उसको थोड़ी ठंड, पहले आप लिखो फिर समझाता हूँ। बिकॉज, क्यों? क्योंकि इसको ठंड चाहिए। इट रिक्वायर्स 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। अब बात करते हैं विंटर की। किसकी? विंटर की। अगर हम विंटर की बात करें, बात लिखनी नहीं है आपको, सिर्फ आप समझ जाना, आपको पता है वैसे तो। अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में जो ये पाउच है बिल्कुल टाइट हो जाता है, ऐसे बिल्कुल टाइट स्क्रोटम। ऐसा क्यों है? क्योंकि विंटर में बॉडी से बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन इसको 37 डिग्री अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेल नहीं होता है तो सिर्फ
5 तो समथिंग चाहिए, बिल्कुल कम ठंड चाहिए, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं चाहिए। तो ये बॉडी उसको सिकोड़ के अपने पास ले आती है कि बाहर ठंड ज़्यादा है, ज़्यादा ठंड में भी नहीं बनेंगे, गर्मी में भी नहीं बनेंगे, बस थोड़ा ही टेम्परेचर कम करना होता है, तो वहाँ पर उसको गर्मी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? गर्मी प्रोवाइड करती है। वहीं पे जो समर है, पहले से ही बाहर गर्मी है, अगर हम इसको बॉडी के पास लेके आएंगे तो कुछ गर्मी बाहर की और कुछ गर्मी बॉडी की, स्पर्म नहीं बन पाएंगे, इसलिए वो थैला बिल्कुल ढीला पड़ जाता है और सर्दी में टाइट होता है, गर्मी में ढीला पड़ जाता है। दिस इज द रीज़न। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स टेम्परेचर लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर, ठंड चाहिए इसको। अब हम सब जानते हैं हमारे अंदर 2 गोलियां हैं, अगर एक है तो एबनॉर्मल है, एक पेयर है। टच करके फील करो, अंडे जैसा है, ओवल है। खुद करो, प्रैक्टिकल करो, बहुत मांगते तुम रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिकल, तो खुद करो ना, खुद चेक करो। इसकी जो लेंथ है मापो, मैंने अपने की मापी थी, आप अपने की मापो। मैंने टच किया था, पता लगा ओवल है, अंडाकार है। गर्मी सर्दी में मैंने देखा टाइट होते, सर्दी में गर्मी में ढीले पड़ते हैं। देखो देखो, लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 2 से 3 सेंटीमीटर। अब हम पढ़ते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर। और इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। क्या बना के दिखाएंगे आपको? इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो हेडिंग डालो, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। डाल दिया हेडिंग, तो बनाना मैं से स्टार्ट करूँ या फिर आपको बना बनाए दिखा देते हैं, छोड़ो क्यों आप ज़्यादा तकलीफ लेती हो। तो देखो, ये है हमारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर, आपको बना बना दिखाते हैं, क्यों मेहनत की। ठीक है, तो ये है हमारा टेस्टिस पूरा का पूरा। टेस्टिस की ये है बाहर की आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिस की आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग। टेस्टिस इज कवर्ड विद डेंस कवरिंग। डेंस कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की। तो आपको याद रखना है, टेस्टिस के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की डेंस कवरिंग है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका वर्ड क्या है? ट्यूनिका वर्ड हम ड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। ड्रेस कहाँ पहन जाती है? ड्रेस बाहर की स्ट्रक्चर पर पहनी जाती है। सो टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, जिसको हमने बोला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ ऐसे धंस जाती है, ऐसे अंदर की तरफ धंस जाती है और बनाती है स्ट्रक्चर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब जैसे स्ट्रक्चर है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, तो हमने नाम दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 कंपार्टमेंट बनते हैं बाय दी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दोबारा देखो, टेस्टिस के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की डेंस कवरिंग है, उसको हमने बोला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिस के अंदर इनवेजिनेट हो जाती, धंस जाती है और 250 कंपार्टमेंट बनाती है। उन कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब देखो, इनके अंदर स्पर्म्स नहीं बनते। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाईली कोइल्ड है, बिल्कुल ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और इनके अंदर स्पर्म बनते हैं। किन के अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं जिनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये स्पर्म्स बन गए तो इनसे बाहर निकाले जाते हैं और ये जो जाल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस से जो स्पर्म है वो बाहर निकलते हैं, ये आपको दिख रहे 10 से 12 होते हैं और इनको हम बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा एफ्रेंसिया। उसके बाद ये हमारे पास आ गया एपिडिडाइमिस
और एपिडिडाइमिस से बाहर निकल आया वास डिफरेंस। अब लेबलिंग आप चेक करो, देखो ये स्ट्रक्चर रेडियल टेस्टिस, ये एपिडाइमिस, ये जो रेड दिख रही है क्या है, वासा इफ्रेंस या 10 से 12 हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा था सारा, जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है आउटर कवरिंग है, वो डिवाइड करती है टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट में, ऐसे इन्वेजिनेट करके, ऐसे ऐसे ऐसे, और इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, जिनको हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको दिखाई ना ऐसे ऐसे, हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3, और 250 कंपार्टमेंट है, तो हम बोल सकते हैं 250 से 750 का तकरीबन एक टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आ गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म्स बनते हैं, और फिर ये स्पर्म्स जो है रेडियल टेस्टिस के पास जाते हैं, फिर जाते हैं वासा इफ्रेंसिया के पास, फिर जाते हैं एपिडिडाइमिस के पास, और फिर जाते हैं वास डिफरेंस के पास, और फिर जाते हैं हमारे पास यूरेथ्रा के पास। आ गया टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ में। अब लिख लेते हैं पाथवे ऑफ द स्पर्म अपने नोट्स में, तो मैंने जो लिख रखा था मेरा नहीं है, किसी और का है, तो चलो लिखते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से और लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना स्टार्ट करते हैं, पाथवे ऑफ द स्पर्म। क्या लिखेंगे अब हम लिखेंगे पाथवे ऑफ द स्पर्म। तो लिखो, ब्राइटनेस कर देते हैं, हाँ, स्पर्म का पाथवे। स्पर्म बनते कहाँ पर है, स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, 1 से 3 है एक कंपार्टमेंट के अंदर, टोटल हो गए 250 से 750। वहां से जाते हैं जाल जैसे स्ट्रक्चर में रेडियल टेस्टिस, रेडियल टेस्टिस से ये जाते हैं वासा इफ्रेंसिया, जो होते हैं 10 से 12, कितने हैं, 10 से 12 है। वासा इफ्रेंसिया के पास बाद ये जाते हैं एपिडिडाइमिस के पास, डाइमिस, एपिडाइमिस के बाद कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे वास डिफरेंस है, वासा डिफरेंस जो बोल सकते हो, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस और जो डक्ट आती है हमारे सेमाइनल वेसिकल के पास, वो बनाती है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, और जो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है सेमाइनल वेसिकल से वास डिफरेंस एजैकुलेटरी डक्ट, और अब ये ओपन होती है हमारे यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा जो है, आगे लिखते हैं इसके बारे में, यूरेथ्रा से जो है बाहर निकल जाती है। अगर हम यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा के पास को हम बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। इसको हम यूरिनो जेनाइटल डक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से यूरिन भी पास होता है प्लस स्पर्म्स, यूरिन के लिए और स्पर्म जेनाइटल के लिए। अब यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है। मेल के अंदर जो लेंथ है, आप खुद मापो अपना पेनिस, जो हम बोलते हैं ना 2.5 इंच का, 5 इंच का, 6 इंच का, जो नॉर्मल हाइट है 5-6 इंच, तो वो हम इरेक्ट होने के बाद मापते हैं। लेकिन जो यूरेथ्रा है वो हम इरेक्ट होने से पहले मापते हैं, जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, इंच तो मिलता है नहीं इतना। फीमेल का होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। इसलिए जो हमारी रिप्रोडक्टिव से, या फिर हम बोले जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारे डिसीज निकलती है ना, वो हमारे अंदर बढ़ना मुश्किल होती है मेल्स के अंदर। क्यों, इतना बड़ा यूरेथ्रा, उसको इतना बड़ा पास करते हुए कहीं ना कहीं वो मर जाएगा, और फीमेल के अंदर सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, तो उनको बीमारियाँ जल्दी हो जाती हैं, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया की बीमारी होती है। दिस इज़ द रीज़न। और जो मेन इरेक्टेड पेनिस है, उसका जो नॉर्मल साइज़ है वो होता है 5 इंचेस, ठीक है। और अगर
प्रॉपर सेक्सुअल कोइटस के लिए जो मेन होता है वो सिर्फ इतना होता है, जब अपने पेनिस को आप ऐसे पकड़ते हो तो जो ऊपर का ग्लांस पेनिस वाला पार्ट है अगर वो मुट्ठी से बाहर आ रहा है इट इज़ ओके, ऐसे यहाँ पर तक मुट्ठी इतना बहुत है, इट इज़ सफिशियंट। इससे ज़्यादा तो बहुत अच्छा है, कम है तो भी काम चल जाएगा, वो आपके पार्टनर के ऊपर है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए, मीडियम साइज अच्छा है, 5 से 6 इंच बहुत है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टेस्टिस के डीप में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। हमने बोला उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एक के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। चलो पढ़ते हैं उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। किसके बारे में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। जो हमने ऐसे हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर ऐसे पढ़े हैं, ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ, अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो निकाल लेते इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे छोटा सा कट है तो निकालते हैं। इसके अंदर ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ यहाँ पर ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती हैं, कुछ यहाँ पर सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो ये गोले गोले हैं इसके अंदर भी सेल्स होते हैं। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितनी सेल्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, इन सब के ऊपर n नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो गोल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो बाहर का रीजन है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। स्टिशियल स्पेस, जो बीच का स्पेस है, मेनली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है गोल वाला स्ट्रक्चर है। जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर हमें देखने को मिली रही ब्लड वेसल्स, WBC रही, WBC। वाइट ब्लड सेल के अंदर के लिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो यू नहीं आएगा, IMMUNO, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। इसके लिए लिखा हुआ यहाँ पर पाई जाती है, जो ये 3 सेल हमने लिखी है ना, ये वाली जो मेन है, जो हमारे हार्मोन्स बनाती है, इसको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं? लेडी सेल्स। या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में है तो इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इट इज द स्पेस, क्या है ये? स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स है, WBC है, लेडिक सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, और जो ये है ये सेल ही सीक्रेट करती है हमारे सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन, सीक्रेट्स एंड्रोजन। अब बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ पर आपको 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलती है, इंटरनली या फिर इनसाइड से, लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। कौन कौन से 2 टाइप की सेल्स हैं? सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। अब आया ना नाम, जो स्पर्म्स को बनाएंगी उसको हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया। जो आपको एक गोल गोल सी क्यूब जैसी दिखती होती है स्पर्मेटोगोनिया, और जो लंबी लंबी कॉलम जैसे दिख रही होती है सर्टोली सेल्स। अब ये सब क्या है, इनके काम क्या है, पढ़ते हैं डिटेल में, सब कुछ पढ़ेंगे गाइस, कुछ हम नहीं छोड़ेंगे आपको, आपको हम सब पढ़ाएंगे।
सब पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ छोड़ देना ये तो सही नहीं है ना। तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। अब देखो, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस होके स्पर्म्स बनते हैं। लेकिन सर्टोली सेल्स का काम क्या है? तो सर्टोली सेल्स के बारे में लिखो, ये वाली, इनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल्स। इनका मेन काम क्या है? जो ये स्पर्म्स बन रहे हैं, स्पर्म बनते हुए उनको एक नर्स जैसा काम करना, उनको नरिश करना है। नर्स जैसा काम मतलब उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है। नरिशमेंट प्रोवाइड करती है सर्टोली सेल का ये दूसरा नाम है। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सर्टोली सेल? द अनदर नेम ऑफ सर्टोली सेल इज नर्स सेल। क्यों? क्योंकि वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छी तरह आपको डिटेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाया जाएगा, बाहर से भी पढ़ाया जाएगा, अंदर से भी पढ़ाएंगे, बाहर से क्या सब दिखता है वो भी पढ़ाएंगे, जो मोस्टली टीचर नहीं पढ़ाते हैं। चलो आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट करके टेस्टिस। फिर कल से हम एक्सेसरी डक्ट को स्टार्ट करेंगे और एक्सेसरी ग्लैंड को स्टार्ट करेंगे। तो टेबल बनाओ जहाँ पर हम नर्स सेल के फंक्शंस लिखेंगे। किसके? नर्स सेल के। तो लिखो सर्टोली। स्पर्मेटोगोनिया का कितने काम? मिसिस करेंगे और स्पर्म्स बनाएंगे, सर्टोली सेल्स। इसके अनदर नेम है, इसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं, नर्स जैसा काम करती हैं। इसको हम सब टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, टेंटिकुलर सेल्स। ये इसके अलग अलग नेम है, आपको याद रखने होंगे। सर्टोली सेल, नर्स सेल एंड सब टेंटिकुलर सेल्स। पहला काम जो मैंने यहाँ पर लिखा क्या है? जिसके लिए इसका नाम प्रसिद्ध है, एल्प्स इन न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट ऑफ मेल जर्म सेल्स। जो मेल जर्म सेल्स बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया है, उनकी नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये सब काम क्या है? ये सब काम है सर्टोली सेल्स की। नेक्स्ट काम क्या है? जो खराब हुए हुए स्पर्म्स है उनको ये खा जाती है, हेल्प्स इन, जो काम की नहीं है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या आती है? जो हमारे WBC भी करती है। ऐसे हैं, यहाँ पे कीटाणु है, ऐसे अपना साइज बनाया, उसको अंदर ले लिया, ऐसे। इसको हम बोलते हैं फाइकोसाइटोसिस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स। अब आपको पता है स्पर्म्स को मोटाइल है, उसको मूव करना है, तो जो एक्सेस, जो ज़्यादा साइटोप्लाज्म है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है उसको जो रिमूव करता है वो भी सर्टोली सेल है। रिमूवल ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग, कब? जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटिड क्या है? जो गोल सा स्ट्रक्चर बनता है म्यूसिस के बाद, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। अब इसका जो एक्सेस साइटोप्लाज्म है उसको जो है फाइगोसाइटोस कर जाती है नर्स सेल, और जो लास्ट में बनता है तो ये ऐसा बनता है ताकि ये मूव कर सके। अब ये जो है स्पर्म को मैच्योर करती है, तो स्पर्म को मैच्योर करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है जिनका नाम है SMF, सीक्रेट सर्टेन फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं SMF, स्पर्म
मैचुरेशन फैक्टर, जिनका काम क्या है, जो कि स्पर्मेटिड को स्पर्म बनने में हेल्प करते हैं, उनको मैच्योर, इसको तो हमने बोला मैच्योर होना, ये स्पर्मेटिड था, उससे स्पर्म बन गया, मैच्योर हो गया, तो जो इस मैच्योर है वो एसएमएफ रिलीज करते हैं, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, उसका से मैच्योर होने में हेल्प करती हैं। दे ऑल्सो सिक्रीट ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो एंड्रोजन बाइंड करके प्रोटीन आएंगे, मतलब क्या है इसका, देखो जो एंड्रोजन है वो सिर्फ हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को ही, सेकेंडरी जो करैक्टर्स है सिर्फ उनको ही बनाता, स्पर्म बनाने में भी हेल्पफुल होता है। तो अब जो इसकी जब मात्रा बढ़ेगी एंड्रोजन की, तभी तो हमारा स्पर्म मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, तभी तो स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो उसके लिए क्या होगा, उसको जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन कहीं पर बाइंड करेगा। देखो सिंपल है, मान लीजिए ये कटोरा है, ये बर्तन है, टंकी है ये, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा पानी है, जब तक आप इसमें नल नहीं लगाओगे ये पानी बाहर नहीं निकलेगा। वैसे ही आपके पास बहुत सारा एंड्रोजन है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ पर हो रही है वहाँ पर भी तो आपको एंड्रोजन चाहिए, वो अपना काम करेगा। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होंगे, जहाँ पर जाकर एंड्रोजन बाइंड करेगा, अपना काम करेगा। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन डेट बाइंड्स टू, ये प्रोटीन्स हैं जो एंड्रोजन से बाइंड करती हैं, डेट्स बाइंड टू एंड्रोजन, एक प्रोटीन्स हैं जो एंड्रोजन से बाइंड करती हैं, क्यों, ताकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सके, टू इंक्रीज इट्स कॉन्सेंट्रेशन। एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हमें ज़्यादा क्यों करनी है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, टू हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल जर्म सेल को बनाने को तो कंट्रोल करता ही होगा, तो वही है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करता है, जो एंड्रोजन से बाइंड होते हैं, ताकि इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो सके और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो सके। तो सर्टोली सेल, जिसको हमने बोला नर्स सेल या सबस्टेंटिकुलर सेल्स, इसका काम क्या है, सबसे पहले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट देती है मेल जर्म सेल्स को, जब हमारे जो गैमेट्स बन रहे हैं। बाद में जो एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं उसका फाइगोसाइटोसिस कर देती है, मार देती है। साथ ही साथ है जो स्पर्मेटिड गोल है, गोल मटोल है, उसको हमने ऐसा बनाना है पूंछ वाला कि ये मूव कर सके, तो उसका जो एक्सेसिस साइटोप्लाज्म है उसको रिमूव करके भी उसको खा जाती है। बाद में कुछ ऐसे प्रोटीन रिलीज करती है, इसको फैक्टर्स रिलीज करती है, जो स्पर्म के मैचुरेशन में हेल्प करता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजोआ या स्पर्म बनने में हेल्पफुल होता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्म मैचुरेटिंग फैक्टर, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। बाद में एंड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो सके, ये कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, डेट बाइंड्स टू एंड्रोजन टू इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन। क्यों इंक्रीज करनी है, ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो जो है बन सके, वो स्टार्ट हो सके। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड क्या होता है, मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में डिटेल में, और मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में डिटेल में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।